जब गौरी ने कहा कि वो सिद्धार्थ के साथ वीरानगढ़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर ही रहेगी, तो ये सुनकर मिस्टर बजाज का दिल दहल गया। लेकिन इतना कहकर मिस्टर बजाज रुक गए। पहले ही मिस्टर बजाज उस मनहूस जगह पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर थे। बात दरअसल ये थी कि जब वहाँ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी, तब भी मिस्टर बजाज ने कोशिश की थी कि वो अपने बॉस को उस जगह के खतरे के बारे में बता सके, लेकिन उनके कहने से भी कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जब वो उस जगह पर आने से सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब मौत से उनका खुद का सामना हुआ। गौरी, मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है। उस रात मैं पूरे होश और हवास में कार ड्राइव कर रहा था। मौसम भी बिल्कुल बढ़िया था। मैं किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं गांव की बॉर्डर क्रॉस कर पाता, अचानक से वहां बड़ा सा पेड़ ठीक मेरी कार के आगे गिर गया और उसके बाद मुझे वो खौफनाक चेहरा दिखाई दिया जिसकी दहशत अभी तक मेरे जहन में ताज़ा है। मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें सिद्धार्थ के साथ वहां नहीं जाने दूंगा। मिस्टर बजाज ने कहा, डैडी, अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आपकी हालत भी ठीक नहीं है। मुझे भी आराम की सख्त ज़रूरत है। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। गौरी ने अपने डैडी से कहा, तुम्हारे पैर पर चोट है, वो भी मुझसे छुपी नहीं है। गौरी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें उस हवेली से दूर रहना होगा, और सिद्धार्थ से भी। मिस्टर बजाज ने आगे कहा। अपने डैडी की यह बात सुनकर गौरी को अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। डैडी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं अभी सोने जा रही हूँ। गुस्से में ये कहते हुए गौरी उस कमरे से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को धड़ाम से पटक कर बंद कर दिया। गांव का वो सर्किट हाउस अंग्रेजों के ज़माने का था। हालांकि वो पुराना हो चुका था, लेकिन उसका रख रखाव बढ़िया तरीके से किया जा रहा था। ठहरने के लिहाज से वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वहाँ लगभग 10 कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सभी चीज़ें थी। लेकिन कभी कभार वहाँ पर ठहरने वालों को कुछ परेशानियाँ हो जाया करती थी। उस जगह की देखभाल का जिम्मा दयाल नाम के एक बूढ़े आदमी का था। गांव के दूसरे अजीब लोगों की तरह वो भी बहुत अजीब था। दयाल लोगों से सिर्फ उतनी ही बातें किया करता था जितनी की ज़रूरत होती। उसे उस गांव के बारे में कुछ भी जान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो एक एवरेज हाइट का दुबला पतला शख्स था और कई सालों से उस गांव में रहते आया था। सिद्धार्थ और बाकी लोगों को भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि आखिर ये बूढ़ा बाबा जो हर वक्त सिद्धार्थ और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे आया जा रहा था, वो कौन था? गांव में उसका घर कहाँ था? और आखिर क्यों वो अपनी जान को भी खतरे में डालने को हर वक्त तैयार रहता था? उस वक्त गौरी की इस हरकत से मिस्टर बजाज के होश उड़ गए थे। उन्होंने गौरी को इस तरह से बदतमीजी करते और इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है सिद्धार्थ के साथ उस हवेली के चक्कर में इधर उधर घूमने के कारण गौरी चिड़चिड़ी हो गई है। रात हो चुकी थी और दयाल ने भी सभी के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। जिस दौरान गौरी और मिस्टर बजाज के बीच वो घटना हुई, उस वक्त सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों हवेली से मिली आगे की पहेली को सुलझाने के बारे में सोच रहे थे। सूखे कुएं की राख में जब हो चांद का उजियारा, फूल को करके धूल, मिलेगा आगे का गलियारा। बाबा, ये पहेली तो मुझे आसान लगती है। मेरा मानना है कि हम इसे जल्द ही सुलझा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हवेली का तीसरा दरवाजा भी खुल जाएगा। सिद्धार्थ ने बाबा से कहा, बेटा, इस जगह पर रहते हुए तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है आसान लगने वाली ये पहेली बहुत ज्यादा मुश्किल हो। बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, बाबा, सूखे हुए तो यहाँ पर बहुत सारे कुएं, हमें बस उस कुएं को खोजना है जिसमें सूखे होने के बावजूद भी हमें फूल दिखाई दे। चांद की रोशनी का मतलब पूर्णमासी के चांद से हो सकता है, तो फिर हमें इस काम को अगले 3 दिनों में आने वाली पूर्णमासी को ही पूरा करना होगा। उससे पहले हमें उस कुएं का पता करना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ठीक कहते हो। चलो, अब खाने का वक्त हो गया है, हम कुछ खा लेते हैं, फिर मुझे गांव में और भी काम है। बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, बाबा, आपने कभी अपने परिवार और गांव में अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें जो कुछ बता सकता हूँ सब कुछ वक्त आने पर बता दूंगा। तुम्हारे और बाकी लोगों के लिए अच्छा यही है कि मैं तुम्हें जैसा कहूँ इस गांव में जिंदा रहने के लिए तुम लोग वैसा ही करो। पहले भी मेरी बात ना मानकर तुम्हारे माता पिता उस हवेली में गए थे, और नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे मैनेजर को भी मैंने यहाँ के खतरे से आगाह किया था। नतीजा तुम्हारे सामने है, आगे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर बजाज पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सबका इंतजार कर रहे थे।
सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी खाने के लिए वहां पर आ गए। दयाल, जाकर गौरी को खाना खाने के लिए बुला लाओ, मिस्टर बजाज ने कहा। दयाल ने जाकर गौरी के कमरे में दरवाजा खटखटाया, लेकिन गौरी ने दरवाजा नहीं खोला। दयाल ने यह बात आकर उन लोगों से कही, सिद्धार्थ, मुझे सच सच बताओ, हवेली में आखिर हुआ क्या था? गौरी के पैर पर चोट कैसे लगी और तुम कैसे जख्मी हुए? वहां से आने के बाद गौरी का बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। लेकिन गौरी तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, हवेली में उसके पैर पर एक तस्वीर गिर गई थी जिससे उसे चोट आई थी। इससे ज्यादा वहां पर और कुछ नहीं हुआ था, और मैं और बूढ़े बाबा हर वक्त उसके साथ मौजूद थे। हमें तो गौरी के बर्ताव में कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन वो अभी खाना खाने क्यों नहीं आ रही? चलिए चलकर देखते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। गौरी, दरवाजा खोलो, तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रही हो? चलो बेटा, खाना लग चुका है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम डैडी से गुस्सा हो तो उस गुस्से को खाने पर तो मत निकालो। चलो, जिद छोड़ो और जल्दी बाहर आ जाओ, मिस्टर बजाज ने कहा। कमरे के अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। गौरी, दरवाजा खोलो, सभी को बहुत भूख लगी है, और तुम्हें भी तो लगी होगी, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के कहने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी बीच अंदर से अचानक जोर जोर से फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है गौरी मुझसे नाराज है, लेकिन चाहे जो हो, मैं उसे अपनी जान का खतरा मोल नहीं लेने दूंगा, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, क्या ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं? पहले हमें गौरी से पूछना है कि आखिर वो रो क्यों रही है, और रात बहुत हो रही है, हमें खाना खाकर सोना है, सिद्धार्थ ने कहा। रात के लगभग 10 बजने को थे। वीरानगढ़ जैसे गांव में जहां शाम होते ही झिंगूर की आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज तक सुनाई नहीं देती थी, वहां पर ये शहरी लोग अभी तक सोए नहीं थे। अंकल सॉरी, बट हमें दरवाजा खोलकर अंदर देखना चाहिए कि गौरी आखिर बाहर क्यों नहीं आ रही है, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम धक्का देकर दरवाजा खोल सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर गौरी रो क्यों रही है, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ ने गौरी के कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हक्के पक्के रह गए। गौरी लाल साड़ी पहने हुए, खुले बाल के साथ घुटने पर अपना सर टिकाकर पलंग पर बैठी हुई थी और रो रही थी। कमरे में कहीं भी धुआं नहीं था, लेकिन फिर भी वही हवेली वाली लुबान की मांग आ रही थी। गौरी को देखकर सिद्धार्थ को तुरंत हवेली की लाल साड़ी पहनी हुई उस तस्वीर की याद आ गई। गौरी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम रो क्यों रही हो? और हम सब कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। चलो खाना खाने चलो, गौरी की डैडी ने उसे कहा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, गौरी ने गुर्राते हुए कहा। गौरी, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? सिद्धार्थ गौरी के पास गया और उसने गौरी का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। गुस्से से गौरी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी लगी हुई थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ संभल पाता, गौरी ने उसे जोर से सीने पर एक लात मारी और सिद्धार्थ सामने की दीवार से जा टकराया। धड़ाम से नीचे गिरते ही दर्द से वो कराहने लगा। मिस्टर बजाज और बाबा दोनों दौड़कर सिद्धार्थ के पास गए और उसे सहारा दिया। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, आप मेरी चिंता छोड़िए। बाबा, आप जल्दी कुछ कीजिए। मुझे लगता है गौरी पर हवेली की उस तस्वीर वाली औरत का भूत हावी हो गया है, सिद्धार्थ ने कहा। बाबा ने अपने पास रखा अभिमंत्रित जल गौरी पर छिड़क दिया। जैसे ही गौरी के ऊपर वो पानी की बूंदें पड़ी, गौरी गुस्से से चीखने लगी और पलंग पर खड़ी हो गई। गौरी की इस चीख को सुनकर उन सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे गौरी उन सबको जान से मार डालना चाहती हो। फिर अचानक गौरी धड़ाम से पलंग पर नीचे गिर गई। कौन सी तस्वीर वाली औरत? सिद्धार्थ, कौन सा भूत? क्या तुम जानते हो गौरी को क्या हुआ है? मिस्टर बजाज ने पूछा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे लगता है अभी कुछ देर के लिए हमें गौरी को आराम करने देना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ ठीक है, हम लोग भी कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। खाना हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। पहले हमें इस बात को श्योर करना पड़ेगा कि गौरी ठीक हो जाए, मिस्टर बजाज ने कहा। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें गौरी को अपने साथ इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था। मैं जानता हूँ मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए। तुम मेरे बॉस के इकलौते बेटे हो, लेकिन गौरी भी तो मेरी इकलौती बेटी है, और आज तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल,
मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि गौरी यहाँ पर आ चुकी थी। उस दिन अचानक पहली बार गौरी से मेरी मुलाकात कई सालों बाद हवेली में ही हुई थी। उस दिन हवेली में मेरे ऊपर अचानक से एक पेड़ गिरने लगा था और ऐन मौके पर गौरी ने आकर मुझे खींच लिया। इतने साल बाद गौरी को देखकर तो मैं ये भी नहीं पहचान पाया था कि वो मेरी बचपन की दोस्त गौरी ही थी। सिद्धार्थ ने अपनी सफाई देते हुए कहा, माना कि उस दिन तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बाद तुमने अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए गौरी को अपने साथ रख लिया था और ये सब कुछ उसी का नतीजा है। मिस्टर बजाज ने कहा, अंकल आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गौरी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसी ने कहा था कि वो एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट है और राजस्थान की पुरानी हवेलियों और महलों पर रिसर्च कर रही है। वो खुद ही चाहती थी कि वो इस भूता हवेली के बारे में तमाम राज दुनिया के सामने ला सके। सिद्धार्थ ने कहा, इन सब बातों का वक्त अभी नहीं है सिद्धार्थ, तुम भी जानते हो कि बस 3 दिन बाद पूर्णमासी है। पूर्णमासी की रात इन बुरी आत्माओं की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हमें हवेली वाले पहेली को तो सुलझाना ही है, साथ ही उसके पहले गौरी का ठीक होना भी जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस हवेली के भूतों ने किसी को जकड़ा हो और यूं ही छोड़ दिया हो। वहाँ के भूत हमेशा कोई ना कोई पहेली जरूर छोड़ते हैं और मुझे लगता है गौरी को बचाने के लिए भी हमें गौरी पर हावी हुई उस आत्मा की दी हुई पहेली को सुलझाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूर्णमासी की रात गौरी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। बूढ़े बाबा ने कहा, क्या गौरी पर सचमुच उस तस्वीर वाली भूतनी का साया? क्या पूर्णमासी की रात सचमुच गौरी की जिंदगी की आखिरी रात होगी? क्या सिद्धार्थ को वो दूसरी पहेली वहीं कहीं मिल जाएगी? क्या सिद्धार्थ एक के बाद एक 2 पहेलियों को सुलझाने में कामयाब हो पाएगा? कहानी में आगे क्या होने वाला है, सुनिए आगे की कहानी।